नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के मामला हमेशा ही विवाद में बना रहा है। दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने इसको संपत्ति का दर्जा दिया है, बहुत सारे देशों ने संपत्ति का दर्जा नहीं दिया है। लेकिन भारत की स्थिति को लेकर के चर्चा करें तो मद्रास हाईकोर्ट ने इन सब चीज़ों को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। और मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि अब भारतीय कानून में भी क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के तौर पर देखा जाएगा। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है क्रिप्टो करेंसी के मामले को लेकर के, और एक तरह से वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में इसे मद्रास हाईकोर्ट ने बताया है। आप समझ सकते हैं, जो लाखों करोड़ों निवेशक हैं उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। क्या है ये मामला, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अब देखिए, आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस सबसे पहले आपके लिए, संस्कृति आईएएस अब आपके मध्य इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है, जिसके लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेज होगा। जीएस फाउंडेशन बैच की बात किया जाए तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस ये दो कोर्स अभी शुरू किया गया है। 30 अक्टूबर 2025 से बैच की शुरुआत हो रही है, यहाँ पर भी बता दिया गया है। और देखिए, इस ऑफर के तहत जो पहले 100 स्टूडेंट नामांकन कराएंगे उनको केवल और केवल 25,000 ही फी देना है। यानी कि 1 लाख होता है, लेकिन अभी आपको नहीं देना है, तो 75% का डिस्काउंट सीधे तौर पर मिल गया। लेकिन उसके लिए आपको टॉप 100 स्टूडेंट में आना पड़ेगा, यानी कि एडमिशन कराने के मामले में। ठीक है, यहाँ पर संपर्क सूत्र दिया गया है, जिस पर कॉन्टैक्ट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर इस कोर्स में नामांकन करा करके अपनी तैयारी को और भी धारदार बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मामला क्या है। मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहा गया है कि अब भारतीय कानून में संपत्ति मानी जाएगी क्या, क्रिप्टो करेंसी, और क्या कहा है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो यहां पर एक जो है ना, अपने इकोनॉमी के नोट में इसे अपडेट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं आगे चल करके, चूंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के हम सभी जानते हैं कि बहुत विवाद रहा है। हालांकि दुनिया भर के कई देशों ने इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट मानना शुरू भी कर दिया है। भारत की स्थिति निश्चित तौर पर अलग है। अब यहां पर हुआ क्या है, दरअसल एक व्यक्ति जो जिनके पास क्रिप्टो करेंसी था, वो एक याचिका लेकर के हाईकोर्ट पहुंचे थे, और उन्हीं के याचिका को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। क्या है मामला, समझिए। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि क्रिप्टो करेंसी भारतीय कानून के तहत संपत्ति मानी जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अदालत ने साफ किया कि भले ही कानूनी मुद्रा, हम लोग कहते हैं ना लीगल टेंडर कहा जाता है, आपको ध्यान होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वो 8 बजे आए थे नोटबंदी करने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो 500 और 1000 के जो नोट हैं वह आज रात 8 बजे से लीगल टेंडर में नहीं रहेंगे, मतलब कानूनी मुद्रा नहीं होंगे। तो क्या हो गया, वो कागज का एक टुकड़ा हो गया ना। यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास जो भी नोट है, अगर वो मतलब पैसा है, उसकी वैल्यू है, कागज पर 500 लिखा है और वो 500 का वैल्यू रखता है, तो इसका मतलब वो लीगल टेंडर में है। तो यहां पर यह कही जा रही है अदालत के द्वारा कि यह बात निश्चित तौर पर साफ है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये लीगल टेंडर में नहीं है। लेन देन अभी तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन इसमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो किसी भी संपत्ति में होना चाहिए। ठीक से समझ लीजिए, इसलिए मैंने कहा इकोनॉमी के नोट को ना जरा अपडेट कर लीजिए। हो सकता है अगले साल प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा, या पॉलिटी में देखने को मिल सकता है, या फिर करंट अफेयर्स में, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एक टॉपिक हो गया, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स सब जुड़ गया है। तो निश्चित तौर पर यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अब यहां पर समझ लीजिए, देखिए पहली जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपके लिए यहां पर है, जहां से प्रश्न आने के प्रीलिम्स वगैरह में ज्यादा संभावना रहेगा। आगे जरा मामले को समझिए। जस्टिस आनंद वेंकटेश क्या कहते हैं, इन सब चीजों के लिए समझना है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी, जैसे हम सब जानते हैं कि ये भौतिक संपत्ति नहीं होता है ना। आपके पास कोई इस तरह की भौतिक संपत्ति तो नहीं है कि आप दिखा सकते हैं भैया ये रहा मेरे पास क्रिप्टो करेंसी, इस तरह की मुद्रा तो ये नहीं है। तो ये हम सब जानते हैं। मुद्रा भी नहीं है, जैसे आप 500 का नोट निकाल करके दे देंगे, इस तरह की व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन क्या एक संपत्ति नहीं है ये? निश्चित तौर पर यह संपत्ति है, क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू है। अब जिसे व्यक्ति अपने पास रख सकता है या किसी ट्रस्ट में इसे रखा जा सकता है, इस तरह की संपत्ति तो है ही। तो कुल मिलाकर के इसी पर एक फैसला आया उस याचिका के तहत, और कहा गया कि एक निवेशक जो है XPR होल्डिंग्स,
वजीर एक्स प्लेटफॉर्म पर साइबर हमले के बाद फ्रीज कर दी गए थे। आप जानते हैं पिछले साल ये हुआ था। जो लोग शेयर मार्केट में या क्रिप्टो में निवेश वगैरह करते हैं उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगा कि पिछले साल इस तरह की स्थिति हो गया था कि बहुत सारे लोगों के जो अकाउंट्स हैं उसको फ्रीज कर दिया गया था निवेशक के, क्योंकि कुछ साइबर अटैक हुआ था इस बात को लेकर के। लेकिन उसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ, इसी बात को देखते हुए काम किया गया था। क्या था वो मामला? आवेदक ने जनवरी 2024 में वजीर एक्स पर, ये एक प्लेटफॉर्म है ना, निवेश करने का क्रिप्टो करेंसी वगैरह में 1,98,516 रुपया ये क्रिप्टो में निवेश किया गया। ठीक से समझ लीजिए, इतने निवेश करके 3.532.30 XRP कॉइन खरीदे। क्रिप्टो के नाम ना ऐसे ही होते हैं, जरा है ना, उलझाव जैसे नाम होते हैं। जुलाई 2024 में प्लेटफॉर्म पर साइबर हमला हुआ। ठीक है, किस पर? वजीर एक्स पर। ध्यान से समझिएगा, जिसमें जो ये इथेरियम है और ERC-20 ये चोरी हुआ। अब इसके बाद वजीर एक्स जो प्लेटफॉर्म है इसने बताया कोर्ट को कि लगभग $203 मिलियन का इसको नुकसान हुआ। अब इतने नुकसान झेलने के बाद प्लेटफॉर्म्स को लगा कि जितने भी यूजर्स का अकाउंट है उसको तत्काल फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि साइबर अटैक हो चुका था और फिर वहां से फ्रॉड हो रहा था, तो सभी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। अब अगर फ्रीज कर दिया गया तो ये आवेदक साहब जो पहुंचे हैं अपने XRP कॉइन, इन तक ये पहुंच नहीं पा रहे थे। यानी इन्होंने जो निवेश किया था ये 1,98,000 किस में किया था? XRP कॉइन में। तो जाहिर सी बात है ये निवेश किए हैं, इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो ये खुद ही एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। मामला समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों को लेकर के अदालत पहुंचे। निवेशक ने अदालत में दलील दी कि उनके XRP कॉइन चोरी हुए टोकनों से अलग हैं और वजीर एक्स उनके ट्रस्ट कस्टोडियन के रूप में संपत्ति संभाल रहा था, इसीलिए कंपनी को उनके कॉइन दोबारा बांटने या इस्तेमाल करने से रोका जाए। क्योंकि जो यहां पर जितने शेयर इन्होंने ले लिए, जितने कॉइन इन्होंने लिया है, वो कह रहे हैं कि ये दोबारा ना बांटा जाए इस चीज को लेकर के। ठीक है, ये बातें यहां पर इनका पक्ष है। अब यहां पर यह पूछा गया कि भाई एक बात बताओ कि इस पर मालिकाना हक किसका है? जो क्रिप्टो करेंसी है उस जो निवेशक का जो क्रिप्टो करेंसी है उसको लेकर के। तो वजीर एक्स ने इस बात को लेकर के जानकारी दिया कि भारतीय ऑपरेटर कंपनी जेनमाई लैब्स, इसने कहा कि असली मालिकाना हक जो है वो मेरे पास भी नहीं है। अब समझिए कैसे लिंक जुड़ रहा है, किसके पास है फिर? तो सिंगापुर की एक कंपनी है जेताई प्राइवेट लिमिटेड, उसके पास है। अब समझ रहे हैं? तो जिसके हैक के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया जो है शुरू की गई है। कंपनी ने यह भी बताया कि सिंगापुर हाईकोर्ट द्वारा मंजूर योजना के तहत सभी यूजर्स को नुकसान प्रो राटा आधार पर साझा करना होगा। हालांकि अदालत ने यह माना है कि भारतीय निवेशक का लेन देन भारत से ही हुआ था और इसलिए मद्रास हाईकोर्ट को इसका अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। क्योंकि कंपनी का कहना था कि सिंगापुर हाईकोर्ट इस बात को लेकर के काम कर रही है, लेकिन अब मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि चूंकि भारत का नागरिक है, वह भारतीय भूमि से लेन देन किया था, इसीलिए यह मामला जो है वो मद्रास हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी चीज को देखते हुए जस्टिस वेंकटेशन ने अपने 54 पन्नों का एक फैसला सुनाया। बड़ा विस्तारित ये मामला हुआ है और बताया कि क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति क्यों माना जाना चाहिए। मामला समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, ये मामला इस देश के क्रिप्टो के, अगर आप देखेंगे इतिहास में ना, और भविष्य में बदलने वाला है। इसीलिए इस मामले को गंभीरता से लीजिएगा और जितने भी निवेशक हैं जो क्रिप्टो वगैरह में निवेश करते हैं, इस लेक्चर को ध्यान से देखें कि मामला हुआ क्या है। अदालत ने इस सब चीजों को लेकर के कई अलग मामलों के भी उदाहरण यहाँ पर पेश किया। अदालत ने कहा कि देखिए, ब्लॉकचेन पर मौजूद ये डिजिटल टोकन पहचाने जा सकते हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं ना, इसी तकनीक पर क्रिप्टो काम करता है। तो और ये पहचान में भी आ सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं और निजी कुंजी के जरिए इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। अब ये सारा काम किस में होता है? एक संपत्ति में होता है ना। आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरे को दे सकते हैं, निजी तौर पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो भैया ये सारा गुण तो एक एसेट का हो गया। तो यही कोर्ट समझा रही है, उस 54 पेज के निर्णय में कहा है ये सारा जो क्वालिटी देखने को मिल रहा है क्रिप्टो का, फिर तो संपत्ति जैसा है, तो फिर इसको भी जो है क्रिप्टो को वो संपत्ति हम क्यों नहीं माने। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। और कई तरह के, जैसे गुजरात का एक स्टेट ऑफ गुजरात का एक मामला हुआ था, एक केस, उसका भी दिया गया कि इसमें संपत्ति को हर मूल्यवान अधिकार या हित बताया गया था। इस मामले में भी इसी आधार पर यहाँ पर भी इसको संपत्ति के तौर पर देखा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि अगर सिंगापुर की पुनर्गठन योजना के तहत आवेदक की संपत्ति का मूल्य घटा दिया गया तो वह कमजोर पक्ष बन जाएगी और उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए अदालत ने जेनमाई लैब्स और उनके निवेशकों को आदेश दिया कि XRP कॉइन को पुनर्वितरित
बांट या पुनः आवंटित ना करे जब तक मध्यस्थता नहीं हो जाता है या इस मसले पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि याचिकाकर्ता ने इसी में, यह ध्यान रखिए, XRP कॉइन में ही निवेश किया था। आपको ध्यान होगा तकरीबन 2 लाख रुपया के आसपास। तो कुल मिलाकर के यहां से ये तो एक केस स्टडी था, लेकिन इस केस स्टडी के आधार पर यह यहां से कंक्लूजन निकल चुका है कि अब ये मामला यहां तक नहीं रुकेगा। विभिन्न हाई कोर्ट में, क्योंकि देखिए पिछले साल जो ये मामला हुआ था ना, साइबर अटैक वगैरह, उसमें बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते थे उनका पैसा रुका हुआ था। तो इस वजह से अब ये मामला जो है विस्तृत होगा, इस पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, या आप में से कितने लोग हैं जिनका पैसा कहीं अटक गया था क्रिप्टो में, वो अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिख के रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।